अब वो खबरें फटाफट अंदाज में जो रही दिन भर की सुर्खियां। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोधरा ट्रेन आगजनी मामले के 8 दोषियों को जमानत दे दी है। सभी दोषियों को निचली अदालत और हाईकोर्ट से उम्र कैद की सजा मिली थी। 17-18 साल जेल में बिताने के आधार पर दोषियों को जमानत दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत से फांसी की सजा पाने वाले 4 दोषियों को जमानत से मना कर दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने 8 दोषियों को जमानत दी है। आपको बताएं 2002 में ट्रेन के कोच में आग लगाकर 59 लोगों की हत्या कर दी गई थी। कोच में कार सेवक सवार थे जो अयोध्या से लौट रहे थे। यूपी के एक और माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी के खिलाफ यूपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। काफी दिनों से फरार चल रही अफशा की पुलिस तलाश कर रही है। छापेमारी के बावजूद अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। आपको बताएं कि गाजीपुर और मऊ जिलों में दर्ज कई मुकदमों में फरार चल रही अफशा पर गाजीपुर पुलिस ने 50,000 और मऊ पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। लगातार 2 दिन तक कोरोना मामलों में बढ़ोतरी के बाद आज नए मामलों में कुछ गिरावट दर्ज की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में 11,692 नए मामले दर्ज किए गए। गुरुवार को यह संख्या 12,000 से अधिक थी। आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में कोरोना से 28 लोगों की जान चली गई है। आपको बताएं सबसे ज्यादा कोरोना केसेस केरल को प्रभावित कर रहे हैं। केरल में 9 मौतें हुई हैं। दुबई से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट के पायलट पर सुरक्षा नियमों को तोड़ने का आरोप लगा है। मामला 27 फरवरी का है। आरोपी है कि पायलट ने कॉकपिट में अपनी महिला मित्र को बुलाया था। दोनों 1 घंटे तक कॉकपिट में ही रहे। केबिन क्रू ने इसकी डीजीसीए से शिकायत भी की, जिसके बाद डीजीसीए ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एयर इंडिया ने 3 मार्च को केबिन क्रू की ओर से की गई शिकायत के लिए एक समिति का गठन किया। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने मामले पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के अंदर वुजू की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यूपी सरकार को ज्ञानवापी परिसर में 6 टब उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। साथ ही कहा कि पानी की व्यवस्था करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट निगरानी करेंगे। ये व्यवस्था केवल ईद तक रहेगी। इसके बाद डीएम निरीक्षण करेंगे। आपको बताएं वुजूखाना 11 महीने से सील है। मुस्लिम पक्ष ने इसको लेकर 6 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ में याचिका दायर की थी। चारधाम यात्रा कल यानी शनिवार से शुरू हो रही है। 22 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुलेंगे। 25 को केदारनाथ, 27 को बद्री विशाल के दर्शन शुरू होंगे। जोशीमठ में भूधंसाव की घटना के चलते एहतियात बरती जा रही है। इस बार जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे से वाहन एक कर ही गुजरेंगे, यानी इस बार वाहन चालकों को लंबा इंतजार भी करना पड़ सकता है। यह व्यवस्था इसलिए ताकि क्षतिग्रस्त मार्ग पर दबाव न पड़े। इस व्यवस्था के लिए शहर के दोनों ओर चेक पोस्ट और अस्थायी पार्किंग बनाई जाएगी। और आइए बात करते हैं आज की कवर स्टोरीज की। गर्मी अपने चरम पर है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। यूरोपीय संघ के कोपरनिकस क्लाइमेट की रिपोर्ट यह बताती है कि आने वाले दिनों में अल नीनो की वापसी होगी और ऐसे में 2023 या 2024 तक दुनिया भर में रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया जाएगा। अल नीनो के दौरान भूमध्य रेखा के साथ साथ पश्चिम की ओर से बहने वाली हवाएं धीमी हो जाती हैं, जिससे समुद्र की सतह का तापमान गर्म हो जाता है। हालांकि ये 2023 में होगा या 2024 में, इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी संभावना अधिक है। दरअसल साल 2016 ये वक्त था जब दुनिया भर में भीषण गर्मी पड़ी थी।
जो एक मजबूत अल नीनो की वजह से हुआ था। हालांकि पिछले 8 सालों में जलवायु परिवर्तन की वजह से भी तापमान लगातार बढ़ा है। ऐसे में जब अल नीनो का असर दिखेगा तो तापमान चरम पर होगा। गर्मी बढ़ने की वजह सिर्फ जलवायु परिवर्तन और अल नीनो ही नहीं, बल्कि सूखा और जंगल की आग से भी तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। अल नीनो के कारण प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह पर तापमान सामान्य से ज्यादा हो जाता है, यानी गर्म हो जाता है। इस परिवर्तन के कारण मौसमी चक्र बुरी तरह से प्रभावित होता है। अल नीनो का असर दुनिया भर में महसूस किया जाता है, जिसके कारण बारिश, ठंड, गर्मी सब में अंतर दिखाई देता है। अब मौसम के बदल जाने के कारण कई स्थानों पर सूखा पड़ता है तो कई जगहों पर बाढ़ आती है। जिस साल अल नीनो की सक्रियता बढ़ती है उस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून पर इसका असर पड़ता है और इससे धरती के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होती है तो कुछ हिस्सों में सूखे की गंभीर स्थिति पैदा हो जाती है। हालांकि कभी कभी इसके सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। उदाहरण के तौर पर अल नीनो के कारण अटलांटिक महासागर में तूफान की घटनाओं में कमी आती है, लेकिन कुल मिलाकर कहें तो आने वाले दिनों में गर्मी चरम पर रहेगी। आइए इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ इस वक्त खास चर्चा में शामिल हो चुके हैं अक्षित संगोमला। ये है वरिष्ठ पत्रकार डाउन टू अर्थ। अक्षित जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अल नीनो, धन्यवाद। इसको लेकर काफी ज्यादा आजकल चर्चा चल रही है। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरीके से की स्थिति उत्पन्न हुई है, वाकई क्या भी चिंता करने वाली बात है? जिस तरीके से जो तमाम प्रेडिक्शंस आ रही हैं मौसम विभाग की तरफ से भी। हाँ, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत है हमें, क्योंकि एल नीनो का जो डेवलपमेंट है इस साल बहुत तेजी से हुआ है। जनवरी फरवरी में जो प्रोबेबिलिटी चांसेस बता रहे थे नोआ, जो कि यूएस का वेदर एजेंसी है, मेन वेदर एजेंसी, और डब्ल्यूएमओ जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो यूएन से एसोसिएटेड वेदर एजेंसी है, तो दोनों ही बोल रहे थे कि प्रोबेबिलिटी उतनी नहीं है एल नीनो के होने की, बट पिछले कुछ महीनों में इसके चांसेस जो है एल नीनो के बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अभी कुछ दिन पहले, 4 या 5 दिन पहले नोआ का लेटेस्ट अपडेट एल नीनो का आया है और उसमें ये कहा गया है कि अप्रैल, मई और मई, जून और जुलाई, इन 3 महीनों में 60 से ऊपर चांस है, प्रोबेबिलिटी है एल नीनो के डेवलप होने का, और उसके अगले 3 महीनों में ये प्रोबेबिलिटी जो है वो 75%, 75% हो जाती है। तो एल नीनो के डेवलपमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा हैं अभी, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि हीट वेव्स अभी ऑलरेडी इंडिया में शुरू हो गए हैं, वो और अगले 1-2 महीने में और बढ़ जाएंगे शायद, और इसका जो इम्पैक्ट है वो मॉनसून पे भी पड़ने के काफी चांसेस हैं। और इसमें ये जो पूरा फिनोमिनन है, अक्षत, आपसे समझना चाहते हैं, क्या इसका कोई पैटर्न है जो हम देखते हैं? क्या कुछ सालों में ये समझ में आता है कि हाँ, ये अब अल नीनो का साल हो सकता है? क्योंकि पिछली बार जब हमने अल नीनो का असर देखा था, 2016 में अल नीनो का असर हमें दिखा था और दुनिया भर में तब भीषण गर्मी पड़ी थी। अभी जब हम भारत में अभी उत्तर के खासतौर पर जो इलाके हैं वहां पर इस बार मार्च से ही गर्मी शुरू हो गई। गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ना, ठंड में बहुत ज्यादा ठंड हो जाना, बारिश में कई जगह बाढ़ आ जाती है, बहुत ज्यादा बाढ़ आना। ये जो क्लाइमेटिक चेंज है, ये जो पूरा फिनोमिनन है खासतौर पर अल नीनो का, ये पैटर्न कितने सालों में पता चलता है और क्या इसका जो गैप है वो कम होता जा रहा है? नहीं, इसका पैटर्न जो है वो फिक्स नहीं होता। ये लगभग 6 से 7 साल का इनका एल नीनो का पीरियड रहता है, एल नीनो और ला नीना। एल नीनो जो है वो एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन फिनोमेना जो है उसका गर्म वाला फेज है, और ला नीना जो है वो ठंडा वाला फेज है। ला नीना पिछले 3 साल से चल रहा था,
तो इस वजह से जो इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन जहाँ पे ये एल नीनो या ला नीना बनता है, वहाँ पे बहुत सारी गर्मी जो है वो ओशन के सरफेस के नीचे में स्टोर हो गई है, और वो अब इसीलिए एल नीनो का डेवलपमेंट जो है वो भी बहुत तेजी से हो रहा है। और इसका असेसमेंट करना या इसका प्रेडिक्शन करना जनरली स्प्रिंग सीजन में, जो कि मार्च अप्रैल का सीजन होता है, उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो ओशन और एटमॉस्फेयर का जो कनेक्शन है वो स्प्रिंग सीजन में बहुत अच्छा नहीं होता। तो वो प्रेडिक्शन मेट्रोलॉजिस्ट जो हैं, मौसम के विशेषज्ञ जो हैं, वो नहीं कर पाते बहुत आसानी से। तो इस वजह से प्रेडिक्शन मुश्किल होता है। पर अब क्योंकि हम स्प्रिंग बैरियर से निकल चुके हैं, स्प्रिंग वाले सीजन से निकल चुके हैं, तो इसलिए प्रेडिक्शन बेटर हो गया है। पर इसके पैटर्न को बता पाना कि कितने साल में होगा, ये हो सकता है कि अगला एल नीनो अगले 4 साल में आ जाए या फिर 10 साल में आए। इसका प्रेडिक्शन करना, लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल अक्षत, एक तो ये जो तापमान में बढ़ोतरी की हम बात कर रहे हैं, तो कितने तापमान में, एक नॉर्मल तापमान क्या होता है जब हम इसको एक ओवरऑल ब्रॉडर वे में समझें, और कितने तक की जो बढ़ोतरी है वो एल नीनो में देखी जाती है, और खास तौर पर दुनिया के ऐसे कौन से देश हैं? एक तो भारत में हम समझ पा रहे हैं कि बेसिकली जो इक्वेटर से नजदीक देश है वहां पर सबसे ज्यादा इसका इम्पैक्ट होता है। कौन सी ऐसी जगह है जहां पर एल नीनो का इम्पैक्ट ज्यादा देखने को मिल रहा है? बहुत सारे अफ्रीकी देश में भी एल नीनो का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। साउथ अफ्रीका में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। बहुत सारे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। यूएस में इसका इम्पैक्ट बहुत अलग है। जैसे इंडिया में मानसून कम हो जाते हैं, यहाँ गर्मी पड़ती है। साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया, यहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ती है। इसी तरह से यूएस में उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट इम्पैक्ट होता है। वहाँ पे बाढ़ आने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। और यूरोप में या फिर जो आपका एक पर्टिकुलर लैटिट्यूड से ऊपर वाले जो कंट्रीज हैं, वहाँ पे एल नीनो का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं होता। बट जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं, जो इक्वेटर के से लगे हुए एरियाज हैं, वहाँ पे इसका इम्पैक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। ओके। इसमें जो मेन जो इसके कारण है अक्षित, हम कहते हैं कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। इसको हम टेक्निकल टर्म में एल नीनो इफेक्ट कह रहे हैं। जो आम लोग हैं वो इसी तरीके से समझते हैं कि गर्मियों में अब कुछ भीषण गर्मी पड़ रही है और आगे आने वाले समय में और भी ज्यादा शायद गर्मी पड़े। कौन सी ऐसी बड़ी वजह है जो जो ये परिवर्तन, हम जलवायु परिवर्तन देख रहे हैं, उसको और भी ज्यादा प्रबल कर रही हैं? एल नीनो जो है वो नेचुरल फिनोमेना है, वो हमेशा से ही होता आया है। अब इसमें जो चेंज है वो हम जो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और तापमान बढ़ता जा रहा है, उससे एल नीनो के जो इम्पैक्ट हैं वो और ज्यादा बढ़ गए हैं। जैसे कि 2016 जो कि अभी तक का रिकॉर्ड पे सबसे गर्म साल रहा है धरती का, तो उसमें एक बहुत स्ट्रांग एल नीनो था, और इस वजह से वो बहुत मतलब टेम्परेचर रिकॉर्ड ब्रेक किया 2016 ने। पर 2020 जो कि कंपेरेबल टेम्परेचर वहां भी था, 2020 सेकेंड मोस्ट वार्मेस्ट, सेकेंड हॉटेस्ट ईयर रहा था। पर उसमें लानीनिया का इम्पैक्ट था, जो कि जनरली टेम्परेचर्स को कम करता है। तो ये आप देख सकते हैं कि एल नीनो और लानीनिया के जो इम्पैक्ट्स हैं उसको ज्यादा उससे ज्यादा जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट हो रहे हैं। और इनफैक्ट एल नीनो लानीनिया पे भी ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट होते हैं। एस्टिमेशंस हैं आईपीसीसी के, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो है जो दुनिया की क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी साइंटिफिक बॉडी है। उनका कहना है कि एक तो इम्पैक्ट बढ़ेंगे, एल नीनो और लानीनिया के दोनों के इम्पैक्ट बढ़ेंगे जैसे जैसे धरती जो है वो, धरती का तापमान जो है वो बढ़ता जाता है। और एल नीनो और लानीनिया जो है वो ज्यादा इंटेंसिफाई भी हो जाएंगे। वो जो फिनोमेना है वो भी ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगा, और उसके इम्पैक्ट भी हैं जो हैं वो भी इंटेंसिफाई हो जाएंगे। आपके एक्सपर्ट व्यू में अक्षित, ये जो साल 2023 जिसमें अभी हम है, ऑलरेडी काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, और या तो फिर साल 2024, क्योंकि काफी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि एल नीनो का इम्पैक्ट जो है वो इन 2 सालों में कब हो सकता है, लेकिन स्पेशली इन 2 सालों में ज्यादा दिख सकता है। मतलब यही 2 साल हैं जब हम ज्यादा
बहुत ज्यादा से ज्यादा गर्मी पड़ते हुए देखेंगे? हाँ, 2023 में जिस तेजी से एल नीनो अभी करेंटली डेवलप कर रहा है, तो वो अराउंड जो विंटर सीजन है 2023 का और 2024 का, जो लगभग आप मान लीजिए नवंबर से लेके जनवरी तक, तब एल नीनो जो है वो पीक पे होगा। और उस वक्त जो उसके बाद गर्मी जो है और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये कहना मुश्किल है कि ये 2023 में इसका पीक होगा और टेम्परेचर जो हैं वो बढ़ जाएंगे बहुत ज्यादा, और या फिर 2024 में होगा। पर डब्ल्यूएमओ का भी कहना है कि ये चांस है कि धरती जो है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो बैरियर है वो शायद क्रॉस कर जाएगी 2023 या 24 में, टेम्परेरली। मतलब जो लॉन्ग टर्म टेम्परेचर असेसमेंट है वो शायद 1.5 डिग्री क्रॉस करने में अभी टाइम है, शायद 10 साल या 20 साल लगेंगे उसमें। पर टेम्परेरली एक साल के लिए 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो बैरियर है, जो पेरिस एग्रीमेंट में जिसके बारे में बात की गई है, जो लिमिट है, वो क्रॉस करने के चांसेस हैं 2023 से 24 में। ये डब्ल्यूएमओ का कहना है। बारिश बिल्कुल बिल्कुल अक्षित, क्योंकि गर्मी के बाद खासतौर पर हम भारत की बात करें, जो जितने भी उत्तर भारत है वहां पर मॉनसून खासतौर पर बहुत भीषण गर्मी के बाद हम जून जुलाई का देखते हैं, बाकी हिस्सों में तो उससे पहले आ जाता है। बारिश पर इसका कैसा आप इम्पैक्ट देखते हैं? क्योंकि बारिश कम होना वो भी मुश्किल है, भारत की खेती प्रधान देश है, तो ऐसे में फसलों को नुकसान, बहुत ज्यादा हो जाए और असमय हो जाए तो वो भी ज्यादा परेशानी, क्योंकि अभी जो आईएमडी ने प्रेडिक्शन दिया सामान्य से कम बारिश का प्रेडिक्शन दिया है, और अल नीनो का इम्पैक्ट ज्यादा इम्पैक्ट होना उसका एक बहुत बड़ा कारण है। तो बारिश पर कितना बड़ा इम्पैक्ट? बारिश पे इसका इम्पैक्ट पड़ने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। 60% जो साल रहे हैं 1950 से लेके 2020 तक, उनमें एल नीनो जो ईयर्स रहे हैं, एल नीनो वाले जो साल रहे हैं, उसमें मानसून पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। इनमें से बहुत सारे जो साल हैं वो सूखे वाले साल रहे हैं। आईएमडी का जो प्रेडिक्शन है, लेटेस्ट प्रेडिक्शन मानसून के लिए, वो 96% ऑफ नॉर्मल रेनफॉल है, जो कि उनके नॉर्मल का जो रेंज है, नॉर्मल का उनका रेंज 96 से लेके 104% है। और वो उनके नॉर्मल के प्रेडिक्शन के सबसे नीचे वाले उस पे आता है। तो मतलब अगर थोड़ा सा भी, और उनका एरर मार्जिन भी होता है 5% का, मतलब कि बारिश जो है वो 91% से 101% के बीच में हो सकती है, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो दूसरी तरफ ही जाएगा, और जो बिलो नॉर्मल रेनफॉल ही होने वाला है मानसून में। और ये बहुत सारे एल नीनो सालों में देखा गया है कि सूखा पड़ा है, और हो सकता है कि इस साल भी सूखे के काफी चांसेस हैं, जो कि काफी चिंताजनक है भारतीय किसानों के लिए। अक्षित, अब ऐसे में क्योंकि ये जो स्थिति है वाकई चिंता में डालने वाली है, लेकिन क्या अपने स्तर पर हम कुछ कर सकते हैं? क्या ऐसी परिस्थितियों को कम करना संभव है हमारे लिए? हाँ, अडेप्टेशन मेजर्स लिए जा सकते हैं, जैसे हीट वेव्स के लिए हीट वेव अलर्ट जनरेट करना, जो कि आईएमडी करता भी है, उसको लास्ट माइल तक पहुंचाना और लोगों को ये बताना कि अभी हीट वेव है और आप बाहर ना निकलें, और अपने आप को बचाना हीट वेव के दौरान। ये जो सारे उसके तरीके होते हैं जो एनडीए में रेगुलरली बताता है, आईएमडी रेगुलरली बताता है, ये सब फॉलो करना। और किसानों के लिए मानसून के टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको किस टाइम पे उनके लिए बारिश होगी, किस टाइम पे नहीं होगी, किस टाइम पे उनको अपने बीज जो बोने हैं, किस टाइम पे उनको इरिगेशन करना है। ये सब अगर इंफॉर्मेशन किसानों तक पहुंचेगा सही तरीके से, तो इन सब जो ये जो इम्पैक्ट होने वाले हैं, हीट वेव्स हो गया, मानसून पे इम्पैक्ट हो गया, इससे बचा जा सकता है। और इंसानों, मतलब जनरल पॉपुलेशन को भी अलर्ट रहने की जरूरत है, हीट वेव्स के लिए भी और मानसून के लिए भी, और उनको भी जानकारी ये लेने की जरूरत है कि वो किस तरह से इन इम्पैक्ट से, जो एल नीनो से होने वाले हैं, ग्लोबल वार्मिंग से हो रहे हैं, उनसे वो बच सकते हैं। ये मैकेनिज्म क्या टोटली अपडेटेड है हमारे देश में? ऐसे प्रभावों से कम जिससे असर हो, अक्षित मैं आपसे समझना चाहती हूँ, जो एक छोटा किसान है, जो बस उसको ये ध्यान रहता है कि हाँ उसकी फसल खराब हो जाएगी, मौसम में बदलाव हो रहा है,
उस छोटे किसान तक ऐसा कोई मैकेनिज्म पहुंचता है, ऐसी कोई जानकारी पहुंचाना आसान है आज के समय में हमारे देश में, जिससे कि ये जो नेचुरल जो एक फिनोमिनन है उससे कम असर पड़े? हाँ, मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है जिसमें कि आईएमडी इन्वॉल्व है, जिसमें एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज जो हैं स्टेट के वो इन्वॉल्व हैं, एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। तो उसमें जो इनिशियल इंफॉर्मेशन है, प्रेडिक्शन है कि बारिश कब होने वाली है, कितनी होने वाली है, ये आईएमडी देता है। और फिर वहां से इंफॉर्मेशन जो है वो एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री के पास जाता है, फिर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज के पास जाता है, और ये इंफॉर्मेशन जो है एसएमएस के जरिए किसानों तक पहुंचाया जाता है, और ये किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। पर इसको एक्सपैंड करने की बहुत जरूरत है, और इसको इंफॉर्मेशन को जो है और कस्टमाइज करने की बहुत जरूरत है। लोकलाइज्ड फोकास्ट जिसको कहते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल फोकास्ट होते हैं, उनको और बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि आईएमडी कुछ लेवल तक कर भी रहा है, कोशिश भी कर रहा है कि जितना हद तक हो सके ये इंफॉर्मेशन जो है वो किसानों तक पहुंचे, और वो ये जो इम्पैक्ट होने वाले हैं उनसे बचाव कर सके, या फिर उन्हें मैनेज कर सके। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद करेंगे अक्षित आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर पर जरा पहुंचे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूडान में फंसे भारतीयों की सुरक्षा की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की, और इसमें सूडान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने पर चर्चा की गई। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी हिस्सा लिया और सूडान के मौजूदा हालात के बारे में पीएम को जानकारी दी। आपको बता दें कि सूडान में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच गृह युद्ध जारी है। मंगलवार को दोनों पक्षों ने 24 घंटे के संघर्ष विराम पर सहमति जताई थी, लेकिन बहुत जल्द ही ये युद्ध विराम टूट गया। इस बीच वहां पर फंसे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई और सऊदी अरब से बातचीत शुरू कर दी है। सूडान में 31 भारतीयों के फंसे होने की खबर है। पुंछ में हुए आतंकी हमले में शहीद जवानों के परिजन भी पाकिस्तान को सबक सिखाने की वकालत कर रहे हैं। देश के लिए बलिदान देने वाले जवानों के परिजनों में गम भी है और गुस्सा भी। वीर सपूतों की शहादत का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा और बड़ा एक्शन लेने की मांग की जा रही है। देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों को पूरा देश सलाम कर रहा है। देश की खातिर कुर्बानी देने वाले जवानों को पूरा देश नमन कर रहा है। शहीद कुलवंत सिंह पंजाब के मोगा के रहने वाले थे। उनकी शहादत की खबर मिलते ही पूरे गांव में मातम पसर गया। कुलवंत सिंह कुछ दिन पहले ही छुट्टियां पूरी करने के बाद अपनी यूनिट में गए थे। चंद दिनों बाद ही उनकी शहादत की खबर ने परिजनों को मायूस कर दिया। पुंछ आतंकी हमले में शहीद हुए हरकिशन सिंह पंजाब के बटाला में तलवंडी भरत गांव के रहने वाले थे। उनके शहीद होने की खबर के बाद से ही पूरे गांव में सन्नाटा पसरा है। महज 25 साल की उम्र में शहीद हुए हरकिशन सिंह अपने पीछे 1 महीने का बेटा, पत्नी और बुजुर्ग माँ बाप को छोड़ गए। हरकिशन के पिता मंगल सिंह भी सेना से रिटायर्ड फौजी हैं। राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात मनदीप सिंह भी पुंछ हमले में शहीद हुए। मनदीप के परिवार में उनकी मां, पत्नी, एक बेटा और एक बेटी हैं। शहादत की खबर मिलने के बाद से ही परिवार सदमे में है और गांव के लोग भी मातम में डूबे हैं। ओडिशा के अलुगम गांव के वीर सपूत देबाशीष की शहादत के बाद लोगों ने जमकर नारेबाजी की। भारत मां का जयकारा लगाकर लोगों ने आतंकी आका पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। शहीद देबाशीष की पिछले साल ही शादी हुई थी और अक्षय तृतीया पर घर आना था, लेकिन उससे पहले ही उनकी शहादत की खबर आ गई। देबाशीष अपने पीछे परिवार में पत्नी, छोटी बच्ची और माता पिता को छोड़ गए। पंजाब से लेकर ओडिशा तक शहीदों के परिजन गमजदा हैं, लेकिन उन्हें इस बात का फख्र भी है कि उनका बेटा देश की खातिर शहीद हो गया। जवानों की शहादत के बाद पूरा देश आक्रोशित है
आतंकियों के आका पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। हर कोई चाहता है कि जिसने भारत मां के वीर सपूतों पर हमला किया उनसे हर हाल में बदला लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ई कॉमर्स कंपनियों को उनके प्लेटफॉर्म से बेचे जाने वाले सामान की जिम्मेदारी अब लेनी ही होगी। वो इससे पल्ला नहीं झाड़ सकती। सरकार ने साफ संकेत दे दिए हैं कि ग्राहकों का इन पर भरोसा होता है, ना कि सेलर पर। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उतनी ही तेजी से इन प्लेटफॉर्म्स पर होने वाली धोखाधड़ी की तादाद भी बढ़ रही है। आपने कई बार सुना होगा कि किसी कस्टमर ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से मंगाया मोबाइल और जब डिब्बा खोला तो उसमें से ईंट निकली। कई बार कस्टमर प्रोडक्ट कोई और खरीदता है और उसे मिलता है कुछ और प्रोडक्ट। कस्टमर को असली की जगह नकली प्रोडक्ट बेचे जाने की शिकायतें भी आए दिन मिलती रहती हैं। इसके अलावा जब कोई ग्राहक किसी प्रोडक्ट की वापसी करना चाहता है तो कई बार कंपनियां उसमें भी आनाकानी करती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर पहले जहां कुल शिकायतों में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़ी महज 8% के करीब शिकायतें होती थी, वो अब बढ़कर 50% तक पहुंच गई हैं। ऐसे में सरकार ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही तय करने को लेकर कमर कस चुकी है और इसके लिए कड़े नियम ला रही है ताकि ई कॉमर्स कंपनियों की जवाबदेही तय की जा सके। एक तरफ सरकार ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर सख्ती की तैयारी कर रही है, वहीं Amazon, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसी कई ई कॉमर्स कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म से बिके किसी प्रोडक्ट को लेकर हुई हेराफेरी या फ्रॉड संबंधी जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं। इनका कहना है कि वे केवल खरीदारों और सेलर्स के बीच किसी उत्पाद की खरीद फरोख्त के महज बिचौलिए का काम करते हैं। उनके काम करने या जिम्मेदारी लेने का एक सीमित दायरा होता है। उनके प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड कंपनियां सामान बेचती हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि जब सेलर्स ग्राहकों के प्रति अपनी भूमिका को निभाने में नाकाम रहते हैं तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की भूमिका बढ़ जाती है कि वो ग्राहकों की समस्याओं का निपटारा करें। ई कॉमर्स कंपनियां वेरीफाइड सेलर्स को ही अपने मार्केट प्लेस पर कारोबार करने की अनुमति दें ताकि किसी फ्रॉड के होने या प्रोडक्ट संबंधी दूसरी समस्याओं के लिए ग्राहकों के हितों को सुरक्षित बनाया जा सके। दरअसल FDI नियमों के तहत ई कॉमर्स मार्केट प्लेस इंटरमीडियरीज के तौर पर काम करती हैं। ऐसे में इनका कहना है कि सेलर्स की ओर से किसी कोताही को उन पर थोपना FDI नियमों के खिलाफ होगा। फिलहाल तो सरकार ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म संबंधी कानून और नियम कायदे में बदलाव कर सकती है, क्योंकि जिस तेजी से ऑनलाइन शॉपिंग का दौर चला है, ई कॉमर्स कंपनियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए, क्योंकि भारत का ई कॉमर्स बाजार 2024 तक $111 बिलियन और 2026 तक $200 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्कूलों में नया सेशन शुरू हो गया है। बच्चे नई क्लास को लेकर उत्साहित हैं, लेकिन स्कूलों ने बच्चों के माता पिता को भारी तनाव दे दिया है। ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों ने बच्चों के लिए कॉपी, किताबें और यूनिफॉर्म को लेकर को स्कूल की दुकान या फिर उनकी ओर से बताए दुकान से ही खरीदना जरूरी कर दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। स्कूलों का नया सत्र शुरू हो गया है और इसी के साथ माता पिता की मुश्किलें भी बढ़ने लगी हैं। ये परेशानी साल दर साल के हिसाब से हर साल इन्हीं दिनों में आती है और इसकी वजह है स्कूलों की मनमानी। स्कूल बच्चों और माता पिता पर स्कूल से ही कॉपी, किताबें, जूते और यूनिफॉर्म खरीदने का दबाव बनाने लगते हैं। ये खर्चा भी कम नहीं होता, कुल मिलाकर 8 से 15 हजार का चूना लगता है। अगर यही कॉपी, किताबें और यूनिफॉर्म लोगों को बाहर खरीदने की छूट होती तो पेरेंट्स की 30 से 40% तक की बचत हो जाती। यही पैसा स्कूल संचालकों की जेब में जाता है। माता पिता को राहत देने के लिए सरकार ने CBSE के स्कूलों में NCERT की किताबें लागू की हैं। ये किताबें पहली क्लास से लेकर 12वीं तक बच्चों के लिए होती हैं। मगर निजी स्कूलों ने सरकार के आदेश से NCERT की किताबों को तो लागू किया है, लेकिन साथ ही सभी विषयों पर अतिरिक्त किताबें थोपनी शुरू कर दी हैं। माता पिता की मजबूरी ये है कि इससे उनका खर्च दोहरा हो जाता है। NCERT की किताबें खरीद तो लेते हैं, मगर स्कूल उन अतिरिक्त किताबों से पढ़ाते हैं जो उन्होंने खरीदवाई होती हैं। NCERT की किताबें सस्ती होती हैं, ये आमतौर पे 50 रुपए से 100 रुपए के बीच होती हैं, मगर उन्हीं विषयों पर लिखी
निजी पब्लिशर्स की किताबें 300 से 500 रुपए की होती हैं। ICSE बोर्ड में तो और अंधेरगर्दी है, वहाँ तो NCERT जैसी संस्था भी नहीं है। अगर स्कूल निजी पब्लिशर्स की किताबें बाहर से खरीदने की छूट देते तो इससे भी लोगों को राहत मिलती। स्कूलों के लिए नए सत्र के साथ नया साल शुरू होता है। यही वक्त होता है जब वो आते हैं, मगर इस बार स्कूलों ने सारी हदें पार कर दी हैं। फीस तो सभी ने बढ़ाए हैं, मगर कुछ स्कूलों ने 15 से 20% तक की बढ़ोतरी की है। दिल्ली से सटे नोएडा में लोगों ने सड़क पर उतरकर अपना विरोध जताया, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। स्कूल प्रशासन की कान में यूं भी नहीं रहेगा। अभिभावकों की परेशानी यही है कि वो बच्चों को एक स्कूल से निकालकर दूसरे स्कूल में नहीं डाल सकते। इससे बच्चे अपने दोस्तों से पूरी तरह कट जाते हैं। सरकारी स्कूल की दशा ऐसी है कि वहाँ दाखिला करना बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। निजी स्कूलों की इस मनमानी को रोकने के लिए कुछ राज्यों ने सख्ती दिखाई है, मगर ये ऐसा मसला है कि जिस पर सख्त नियम बनाने की जरूरत है। वक्त आ गया है केंद्र सरकार निजी स्कूलों के लिए रेगुलेटर बनाए, जो फीस से लेकर किताबों तक के लिए नियम कानून बनाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। माफिया अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन का एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में शाइस्ता बिना बुर्के के नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो उमेश पाल की हत्या से पहले का है। वीडियो में शाइस्ता एक करीबी रिश्तेदार की शादी समारोह में नजर आ रही है। शाइस्ता की एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें वो दुल्हन के पास फूलों की माला पहनकर बैठी हुई है। जो लोग जंजीरों में हैं, उनको गोली मार दी जा रही है। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी माफिया अतीक की मौत पर सवाल उठाते हैं। पटना में जुमे की नमाज के बाद अतीक के समर्थन में जमकर नारेबाजी होती है। मजहब के नाम पर योगी सरकार, पुलिस, कोर्ट, मीडिया सब पर आरोप लगाए जाते हैं। पटना की जामा मस्जिद के बाहर नमाज पढ़कर निकली भीड़ इकट्ठा होती है और डॉन की मौत का मातम मनाना शुरू हो जाती है। मजहब की राजनीति करने वालों में ओवैसी अकेले नहीं है। सहारनपुर से हैदराबाद तक सभी जगहों पर माफिया अतीक का नाम लेकर बयानबाजी शुरू है। एक तरफ अतीक के लिए भाषण, नारेबाजी हो रही है और दूसरी तरफ शाइस्ता की खोज चल रही है। शाइस्ता की तलाश उड़ीसा तक पहुंचने की वजह गुड्डू मुस्लिम हो सकता है। एसटीएफ सूत्रों के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम की लास्ट लोकेशन उड़ीसा के पुरी में ट्रेस हुई थी, पर जब तक एसटीएफ टीम पहुंची तब तक गुड्डू गायब हो गया। सितंबर 2020 में अतीक के चकिया वाले मकान को प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर से गिरा दिया था। ये वीडियो उसी वक्त का है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि अतीक के बेटे असद के कहने पर शूटर साबिर घर से सामान निकाल रहा है और अतीक के घर में रखे सामान को हटवाकर गुड्डू मुस्लिम के घर में रखा जा रहा था। दोनों वीडियो पुराने हैं, पर शाइस्ता से जुड़ी लेटेस्ट खबर को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है कि शाइस्ता आखिर कहां मौजूद है। फिलहाल यूपी पुलिस की चुनौती बढ़ाने वाला एक खुफिया इनपुट आया है। एसटीएफ सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक अतीक के गुर्गे तीनों शूटर्स की हत्या कर सकते हैं और ऐसा इसलिए किया गया ताकि ये मैसेज जाए कि अतीक गैंग अभी जिंदा है। प्रयागराज से विशाल रघुवंशी और सहारनपुर से नीना जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के पीछे कौन है? एसटीएफ के शक की सुई अब उसके करीबियों की तरफ घूम गई है। अब ऐसा खुलासा हुआ है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इस खुलासे में एक गुर्गे की प्रेम कहानी है, एक डॉन की खलनायकी है और एक बमबाज का इंतकाम है। शूटआउट से पहले अशरफ के आखिरी शब्द थे जुबा पर गुड्डू मुस्लिम का नाम था और आगे इसमें कुछ और शब्द जुड़ते, लेकिन उससे पहले लवलेश, सनी और अरुण ने मौत के घाट उतार दिया। कहते हैं इश्क बड़े बड़ों को निकम्मा बना देता है। गुड्डू मुस्लिम की प्रेमिका गद्दी समुदाय से आती थी। अतीक भी इसी समुदाय से था। इसकी भनक अतीक को लगी। उसने गुड्डू को उस प्रेमिका से मिलने पर पाबंदी लगा दी। इस दौरान गुड्डू मुस्लिम ने अतीक से खूब मिन्नतें भी की थी, लेकिन अतीक का साफ कहना था कि गद्दी समुदाय में उसका निकाह कतई मंजूर नहीं। इसके बावजूद जब गुड्डू मुस्लिम अपनी प्रेमिका से मिलता रहा
जिसके बाद अतीक ने उसके सामने ही उसकी प्रेमिका का निकाह किसी और से करा दिया, जिसके बाद गुड्डू मुस्लिम नाराज हो गया और दूर हो गया। गुड्डू मुस्लिम उस वक्त कमजोर था और अतीक के इशारे पर चलता था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अतीक से दूर होते ही गुड्डू मुस्लिम ने अतीक से इंतकाम लेने की शपथ ले ली। करीब 7 साल तक अतीक से दूर रहा। इस दौरान वो अतीक को मिटाने की प्लानिंग करता रहा। अतीक के कारोबारी दोस्तों और दुश्मनों का उसने भरोसा हासिल करना शुरू किया और अतीक के साम्राज्य को ध्वस्त करने की तैयारी करता रहा। उमेश पाल हत्याकांड के 1 साल पहले गुड्डू मुस्लिम फिर अतीक के गैंग में रिटर्न हुआ। इस दौरान अतीक और अशरफ जेल में थे। इसका भरपूर फायदा गुड्डू मुस्लिम ने उठाया। सूत्र बताते हैं कि गुड्डू मुस्लिम ने सबसे पहले असद को अपने झांसे में लिया, उसका भरोसा हासिल किया। उमेश पाल शूटआउट की जिम्मेदारी मिली तो उसका अपना प्लान कामयाब होता दिखा। शूटआउट के दौरान अतीक का बेटा असद गाड़ी में बैठा था। अतीक ने उसे गाड़ी से बाहर निकलने के लिए मना कर रखा था, लेकिन वो गुड्डू मुस्लिम था जिसने असद को ललकारा और गाड़ी से उतरकर फायरिंग करने को कहा। सूत्र बताते हैं कि झांसी में असद और गुलाम की मुखबरी गुड्डू मुस्लिम ने ही की थी। गुड्डू मुस्लिम के इशारे पर ही असद और गुलाम झांसी पहुंचे। गुड्डू मुस्लिम ने इसकी जानकारी एसटीएफ तक पहुंचाई और इस तरह रास्ते से असद को हटाकर अपना पहला बदला पूरा किया। सूत्रों के मुताबिक असद के बाद गुड्डू मुस्लिम का अगला और फाइनल टारगेट अतीक और अशरफ थे और 15 अप्रैल की रात उसका ये मकसद भी पूरा हो गया। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम तमाम तस्वीरें इस बात की तासीर करती हैं कि अपनी प्रेमिका को न पाने के चलते गुड्डू मुस्लिम ने अतीक से उसका पावर, उसका पैसा प्लान के तहत छीन लिया। कैमरामैन रामबाला साहब, विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, प्रयागराज। आइए अब आपको आज के शेयर बाजार का हाल दें। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में दिखा उतार चढ़ाव। सेंसेक्स 23 अंकों की मामूली तेजी के साथ 59,655 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी की 17,624 के लेवल पर क्लोजिंग हुई, जबकि बैंक निफ्टी 151 अंक फिसलकर 42,116 के स्तर पर बंद हुआ। आज के कारोबार में ऑटो, मेटल, रियल्टी शेयरों पर था खासा दबाव। और मार्केट में आज सबसे ज्यादा एक्शन कहां दिखा, समझते हैं हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता से। जी, तो कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन हमने देखा कि बाजारों में सुस्ती का मूड माहौल ही छाया हुआ था, जहां पर निफ्टी आप देखिए ऑलमोस्ट फ्लैट बंद होते हुए नजर आए। बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव उसमें नहीं था, पर अगर आप बैंक निफ्टी देखिए तो 0.4% तक की गिरावट लगभग यहां पर होती हुई दिखी। और कहीं ना कहीं जो सिनेरियो अभी बना हुआ है, कुछ एक सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, पर दूसरी तरफ काफ़ी सारे सेक्टर्स पर दबाव भी रहा। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो इसमें निफ्टी, यहाँ FMCG ये सबसे ज़्यादा बढ़िया गेनर्स था, साथ ही IT और फार्मा पर भी थोड़े से हरे निशान में कारोबार हुआ। हालांकि दूसरी तरफ जो भारी बिकवाली जिनमें देखने को मिली उसमें रियल्टी, मेटल और PSU बैंकिंग स्पेस सामने निकल कर आया। निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों की सूची में इनफैक्ट काफ़ी दिनों के बाद आप देखिए ITC फिर से हरकत में आ रहा है। 400 के लेवल्स पार करने के बाद लगातार आज के दिन में भी अच्छी गेनिंग ग्राउंड्स रहे और लगभग 7-8 रुपए की तेजी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग हुई। TCS भी काफ़ी दिनों के बाद हरकत में आया। अपने पोस्ट मार्केट नंबर्स जब उनके आए उसके बाद थोड़ा सा धीमा पड़ा, पर फाइनली आप देखिए ऑलमोस्ट 2% के गेंस यहाँ पर भी थे। ब्रिटानिया और विप्रो पर भी 1.5 से ऑलमोस्ट 2% तक की तेजी आती हुई नजर आई। निफ्टी में गिरावट का रुझान HDFC लाइफ सबसे ज़्यादा करीबन 3%, टेक महिंद्रा, SBI लाइफ पर भी दबाव थे। कुछ स्टॉक्स फोकस में भी थे। इनफैक्ट अगर आप देखें तो जो न्यू एज स्टॉक्स है वहां पर अच्छी तेजी रही, उसमें डिलीवरी, नज़ारा टेक जैसे स्टॉक्स पर अच्छे गेनिंग ग्राउंड्स बनते हुए नजर आए। पर दूसरी तरफ ओबराय रियल्टी, ग्लैंड फार्मा जैसे स्टॉक्स में 4% तक का दबाव भी आता हुआ नजर आया। टॉप गेनर्स के लिहाज से आपको ध्यान रखना है वेंट, जिसके नंबर्स आए थे 13.5% तक की दमदार तेजी हुई। साथ ही लूमैक्स, ऑटोटेक, DCM, श्रीराम, साइंट जैसे स्टॉक्स पर भी अच्छे खासे गेन्स थे। पर दूसरी तरफ गिरावट कहाँ थी? टॉप लूजर्स में वाडिलार इंडस्ट्रीज, आवास फाइनेंसिस जैसे स्टॉक्स पर 5 से 7% तक का दबाव बना। तो काफी मिक्स्ड बैग सेशन था। अब देखना है कि यहाँ पर सोमवार को जब हम वापस लौटते हैं तो एक तो मार्केट का दिग्गज रिलायंस और साथ ही ICICI बैंक, इन दोनों के नंबर्स का रिफ्लेक्शन आपको सोमवार को आता हुआ दिखेगा, जिसका आपको इम्पैक्ट बाजारों पर आएगा। तो देखना है कि बाजार मंडे को किस तरह से खुलते हैं। बट आज के कारोबार अगर आप देखें तो वो ऑलमोस्ट सुस्ती भरा था।
साथ ही मार्च में LIC के मुकाबले प्राइवेट बीमा कंपनियों का प्रदर्शन दमदार रहा है। बड़ी पॉलिसी के दम पर निजी बीमा कंपनियों में मजबूत ग्रोथ भी देखी गई है। कुशल से ही समझते हैं। जी, तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों का डेटा आता हुआ नजर आया। मार्च महीने में आप देखिए यहाँ पर एक अप अलर्ट कहीं ना कहीं होती हुई दिख रही थी, क्योंकि प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों ने काफ़ी बेहतरीन साइड पर प्रदर्शन किया। इस बार इनके न्यू बिजनेस प्रीमियम आप देखिए ऑलमोस्ट 35% तक की दमदार तेजी यहाँ पर मार्च महीने में ग्रोथ दर्ज होती हुई दिखी। अब इसका सबसे बड़ा कारण यही बना था कि 1 अप्रैल से जो 5 लाख से ऊपर की एनुअल प्रीमियम वाली पॉलिसीज हैं एक्सेप्ट यूलिप्स, वहाँ पर मैच्योरिटी प्रोसीड्स पर टैक्स लगने वाला था। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारी जो 5 लाख से ऊपर के प्रीमियम वाली पॉलिसीज़ हैं वो बिकती हुई नजर आई, और जिन कंपनियों का हाई टिकट साइज वैल्यू वाइज जो पॉलिसीज़ हैं वहाँ पर उनका जिसकी पकड़ ज़्यादा है उन्होंने काफ़ी अच्छे मार्केट शेयर गेन्स किए। अब इसी वजह से आप देखिए ऑलमोस्ट 5-5.25% के तक के मार्केट शेयर गेन्स नवंबर से आपको मार्च महीने तक प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने गेन किया, और उतना ही ऑलमोस्ट इक्वल परसेंटेज LIC लूज आउट करता हुआ नजर आया था। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसी वजह से LIC के जो न्यू बिजनेस प्रीमियम है मार्च महीने में 32% तक की गिरावट देखने को मिली थी, जबकि कंपनियां प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस वाली HDFC लाइफ, मैक्स लाइफ जैसी कंपनियों में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी आता हुआ नजर आया। तो क्लियर कट इंडिकेशंस यही है कि यहाँ पर अच्छी तेजी प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस में बनती हुई अभी नजर आई है। पर आपको ये भी देखना है कि जो न्यू बिजनेस प्रीमियम है FY23 के लिए, यानी कि पूरे के पूरे वित्तीय वर्ष के हिसाब से आप देखिए तो सभी कंपनियों ने 13 से 17% तक के रेंज में अपनी ग्रोथ दिखाई थी। तो इसी वजह से इंश्योरेंस कंपनियां फोकस में रही। देश के कॉटन उत्पादन में भारी कमी आई है, जिसके चलते टेक्सटाइल शेयर फोकस में है। पूरी खबर समझते हैं हमारे सहयोगी अरमान नाहर से। देखिए, टेक्सटाइल सेक्टर पर आपको ध्यान रखना है। अब उसका रीजन क्या है, आप सबसे पहले आपको कंपनियों के नाम बता दूं, तो जिसमें नितिन स्पिनर्स, नाहर स्पिनिंग, वर्धमान टेक्सटाइल, RSWM और अन्य टेक्सटाइल कंपनी, सभी पर आपको फोकस रखना है। अब उसका रीजन क्या है, रिपोर्ट से आती हुई दिखिए राउटर्स के हवाले से अगर आप देखें, जो कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की वहां पर प्रेस रिलीज भी दिखेगी आपको। भारत में 2022 और 23 का जो अगर आप सीजन देखेंगे वहां पर कॉटन का जो उत्पादन है उसमें काफी कमी आने का अनुमान है। काफी कमी अगर मैं बताऊं तो उसको अगर आप देखेंगे तो 14 साल के जो है निचले स्तर पर जो है कॉटन का जो प्रोडक्शन होने का अनुमान है, और उसी के साथ साथ जितना जो उत्पादन होने वाला है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन है उससे भी कम होगा। और ये सिर्फ इसी साल नहीं, ये लगातार दूसरे साल जो ऐसा होने वाला है, जो हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन से भी हमारा कंपैरेटिवली जो प्रोडक्शन है वो कम होता हुआ दिखेगा। और इसी कम प्रोडक्शन के चलते आपको दिखेगा जो इन्वेंट्री लेवल है वो भी काफी नीचे आते हुए दिखे हैं। आप देखेंगे लगभग अगर आप देखेंगे 3 दशकों के निचले स्तर पर जो है कॉटन का जो लेवल्स है, जो इन्वेंट्री है वो हो सकती है। अगर आप इन्वेंट्री का अगर आप क्वांटम की बात करें तो लगभग 1.4 मिलियन बैल्स जो है वो संभव है। अब इसी के साथ साथ अपडेट ये भी आता हुआ दिखा है, या फिर जितना हमने डिस्कशन करा है मैनेजमेंट से, वहां पर ये भी अगर समझ में आ रहा है कि अगर आप देखें जो प्राइस डिफरेंशियल है जो डोमेस्टिक प्राइसेस में और इंटरनेशनल प्राइसेस में वो लगभग 15% के आसपास का है। और अगर आप पिछले साल की बात करें, पिछले साल भी लगभग सेम सिचुएशन आपको बनती हुई दिखी थी। वहां पर जो सरकार ने जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो सरकार ने 6 महीने के लिए हटाई थी। तो ये माना यह जा रहा है कि हो सकता है कि इंपोर्ट ड्यूटी जो है इस बार भी थोड़ी आपको कम होती हुई दिखे। तो ओवरऑल इसीलिए टेक्सटाइल सेक्टर पर आपको फोकस रखना है।